लीजिए भी हमारे पास आज टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। देखिए रिग्रेशन का लफ्जी मतलब होता है डिटीरियोरेशन। जिसको आप कह सकते हैं तोड़ फोड़, रूबैजवाल। ठीक है, इसका ये है रिग्रेस टुवर्ड्स मेडियोक्रिटी, बेसिकली ये है। ठीक है, रिग्रेस टुवर्ड्स मेडियोक्रिटी। देखिए रिग्रेस का डुअल मीनिंग्स हैं, स्टेप बैक, मूव अहेड। और मीडियोकर कहते हैं एवरेज को। स्टेप बैक, मूव अहेड और मीडियोकर किसको कहते हैं? एवरेज को। हर चीज अपनी एवरेज की तरफ मूव करती है, जैसे पेंडुलम है अपने सेंटर के इर्द गिर्द मूव करता है। ठीक है, इंसान तरक्की करता हुआ चलता हुआ केटू की चोटी तक तो पहुंच सकता है, लेकिन हमेशा वहां पर स्टे नहीं कर सकता, आखिरकार उसको वापस आना होता है। जी ठीक है, जिसको हम कहते हैं हर कमाले राजवाल। ठीक। अब इस चीज को सबसे पहले स्टडी किया था सर फ्रांसिस गाल्टन ने, इस फिनोमिना को। उन्होंने कहा टॉल पेरेंट्स हैव टॉल चिल्ड्रन, बट द एवरेज हाइट ऑफ चिल्ड्रन इज लेस देन द एवरेज हाइट ऑफ देयर पेरेंट्स। जो हाइटेड लोग होते हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी हाइटेड होती है, मगर वह ऑन द होल अपने पेरेंट्स से थोड़ी छोटी रह जाती। देखिए ये भी नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उनके लिहाजा से अपने प्रॉब्लम्स हैं। उनका रेडीमेड ड्रेस नहीं मिलेगा, रेडीमेड शूज नहीं मिलेंगे। जो 7.5, अगर हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन में अगर कोई बंदा आ जाए 7 एंड अबव, तो बेशुमार उसकी प्रॉब्लम्स आएंगी। उसकी डिजीजेस भी डिफरेंट किस्म की होंगी। लोकल वैन में वो मूव नहीं कर सकेगा हाइट की वजह से। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब उस लोग बच्चे उसको तंग करेंगे। ठीक है, डिफरेंट अलकाबात देते हैं, खंबा, लंबू दादा या सीढ़ी या किस तरह से। अब वो इस केस में वो क्या चाहेगा कि उसकी हाइट नॉर्मल होती है। अब उसमें तो वो बात पूरी नहीं होती। उसकी नेक्स्ट जनरेशन उससे थोड़ी छोटी होगी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन उससे थोड़ी छोटी होगी, और आफ्टर आप कह लें कि डेकेड्स, सदियों बाद यहाँ वो नॉर्मल हाइट को अटेन कर लेंगे। जी क्लियर है, जो पूरी पॉपुलेशन की है। सिमिलरली अगर कहीं डार्स है, बोनों की बस्ती है, 3.5 है, तो उनकी नेचुरल डिजायर होगी काश हमारी हाइट ज्यादा होती। अब ये बात ठीक है, उसमें तो पूरी नहीं होगी। उसके लिए जो भी वो मैयर्स लेगा, अपनी डाइट को बेहतर करेगा, एक्सरसाइज करेगा, ट्रेनिंग लेगा, उस ख्वाहिश के तहत उसकी नेक्स्ट जनरेशन उससे थोड़ी बेहतर होगी, वो उससे थोड़ी बेहतर होंगी, एंड सो ऑन। आखिरकार वो उस पूरी हाइट को अटेन कर लेगी जो उसमें लगती है। ठीक है, देखें अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे रिग्रेशन ना लगती उनकी नस्ल पे, तो क्या होता? आदम के बच्चे उनसे बड़े होते। आदम अलैहिस्सलाम की हाइट तो 100 फीट, मोर देन 100 फीट है। उनके बच्चे अगर उनसे बड़े होते और उनके बच्चे उनसे बड़े होते, तो फिर क्या होता? क्या कोई इन क्लासरूम का कोई कंसेप्ट होना था? ठीक है, लिहाजा वो रिग्रेशन लगी, और इंसान कम होता होता हाइट में। जैसे हाइट कम होती है, एज और वेट भी कम होता है। ठीक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हाइट जो है 12 फीट थी, और 200 ईयर्स उनकी एज थी। ठीक है, और इस वक्त इंसान जो है 60 ईयर्स ऑफ एवरेज एज। ठीक है, 60 kg आप वेट कह लें, और इसी तरह 6 फीट हाइट एवरेज की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक जैसा ही उसका ग्राफ नीचे आया रिग्रेशन के तहत। हाँ जी क्लियर, स्ट्रॉन्गली उसको साइन किया। ठीक है, हम तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट स्टडीज करते हैं, कॉजल स्टडीज करते हैं, डिपेंडेंस को देखते हैं कि किस तरह
बहुत सारे वेरिएबल मिलके किसी एक वेरिएबल को डिपेंड कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे रिग्रेशन इज द स्टडी ऑफ डिपेंडेंस ऑफ अ वेरिएबल ऑन द सेट ऑफ अदर वेरिएबल्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है रिग्रेशन? किस तरह बहुत सारे वेरिएबल किसी एक वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम फंक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। बाल कहां से उठता हुआ आ गया? और ये एरर है। देखिए सारे वेरिएबल ऐड जितने भी स्टडी कर लें फिर भी कुछ ना कुछ एरर होगा जिसको आप स्टडी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे वेरिएबल होंगे जिनको आप स्टडी नहीं कर सकते। तो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन टू एक्स एन है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी प्रोडक्शन ऑफ व्हीट किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर अप्लाई करें। क्या खाली फर्टिलाइजर से काम चलेगा? क्वालिटी ऑफ सीड भी, सीड क्या है? क्वालिटी ऑफ लैंड, सनशाइन, वाटर, ठीक है। पेस्ट, काउस, स्पैरोस, पिजन्स, हजारों वेरिएबल्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हमें पता है हाइट फंक्शन ऑफ एज है। एज बढ़ने से आपकी हाइट बढ़ती है। बच्चों की अगर बात करें तो हम एज बढ़ने से हाइट बढ़ती है। लेकिन क्या खाली एज नहीं, उसमें डाइट भी है। खा वो क्या रहा है, न्यूट्रिशंस उसमें कितने हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी जीन्स, वेदर, हजारों वेरिएबल हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। जी क्लियर है? लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सब वेरिएबल को स्टडी नहीं कर सकते। अगर इतने दो से ज्यादा वेरिएबल चाहिए तो हमें फिर कंप्यूटर बेहतर है, डेटा भी ज्यादा हो सकता है। देखिए ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये राइट हैंड साइड वेरिएबल हैं, और ये होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं सारे ये। इनको डीवी भी कहा जाता है और आई भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जी क्लियर है? अब इसको हम एक्सप्लेनेटरी भी कहते हैं, और इनको एक्सप्लेन भी कहते हैं। ये हमारे पास प्रिडिक्टर्स भी हैं और ये प्रिडिक्टेंट भी, और भी बेशुमार नेम है। जस्ट लाइक हम इसको कहते हैं नॉन रैंडम, और ये हमारे पास होगा रैंडम, ये रैंडम वेरिएबल होता है। जी क्लियर है? स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, कंट्रोल, कंट्रोल, बेशुमार नाम है। फिलहाल आप यहां तक ही काफी है आपके लिए। जी क्लियर है? एक वेरिएबल लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ई, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ई। इसको अगर हम मॉडल की फॉर्म में लिखें अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई। ई एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है, और ये एरर को शो कर रहा है, ठीक है। एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। एक्चुअल भी कह सकते हैं, एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू या फिटेड वैल्यू। सो ये पैरामीट्रिक मॉडल है, पॉपुलेशन मॉडल है, लेकिन हम इसका सैंपल वर्जन लेते हैं, ठीक है। ये पॉपुलेशन के लिए है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, और ये सैंपल के लिए, सैंपल वर्जन। आम तो हम यही यूज करेंगे, उस वाले को यूज नहीं करो। अब इसका फिटेड मॉडल जो होगा, फिटेड या फिर एस्टिमेटेड मॉडल, वो वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स,
वाई हैट क्या है, ए प्लस बी एक्स। ए और बी के फार्मूलाज हैं कैलकुलेट करने के लिए। ये हमारे पास इनके डिफरेंट नेम्स हैं। मैं इसके लिए टेबल बना देता हूं, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे। सब्जेक्ट में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इनको डिफरेंटली एक्सप्लेन किया जाता है। नेम इनके डिफरेंट है, ए और बी। अभी आपको समझ आ जाएगी। देखिए, मैथमेटिक्स है, मैथ में आप इसको कहते हैं इंटरसेप्ट और इसको कहते हैं स्लोप। आपको याद होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के। सेकेंड चैप्टर में आपने बड़ी अच्छी तरह स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है। बेसिकली ये वही चीज है, y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए। ये मैथमेटिकल लाइन है, ये स्टैटिस्टिकल है, इसलिए इसको एस्टिमेट लिखते हैं। ये 2 पॉइंट से निकल आएगी, ठीक है, और इसके लिए भी मोर देन 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, मोर देन 2 पॉइंट्स। तो हम इस लाइन को फिट कर सकते हैं, ए प्लस बी एक्स को। मिनिमम 2 पॉइंट्स, बरल हो तो जाती है, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट है और ये डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट को भी इंक्लूड करती है, एरर को, चांस वेरिएशन को, इसलिए इसको प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कहा जाता है। देखिए, जिस तरह इसकी इंटरप्रिटेशन थी एम की, सेम ही बी की होगी। जिस तरह के की है उसी तरह ए की इंटरप्रिटेशन होगी। तो ये जस्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, बस इस वक्त इसको रिग्रेशन इक्वेशन कहेंगे। स्टैट में हम इनको नाम देते हैं रिग्रेशन कांस्टेंट, और इसको हम नाम देंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। खैर, अकाउंट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग में भी है। अकाउंटिंग में शायद कुछ लोगों ने पढ़ी हो, इसको हम फिक्स कहते हैं, और इस, जी समझ नहीं आ रही, मैं भी बता रहा हूं। फिक्स्ड और इसको हम कहेंगे वेरिएबल, और इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में ऑटोनमस, और इसको हम इंड्यूस कहेंगे। जी बताएं जी, कहां से नहीं पता चल रहा। देखिए, मैंने कहा कि ये हमारे पास फंक्शन फॉर्म है मॉडल की। ये हमने मॉडल अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीटर्स है ना ये, अल्फा बीटा ग्रीक लेटर का यूज करेंगे, और ये हम लैटिन लेटर्स का यूज कर रहे हैं, तो सैंपल वर्जन है, ठीक है। ये इसका मॉडल बन गया। इसका फिटेड मॉडल अगर लेंगे या एस्टिमेटेड मॉडल, तो एरर उसमें जीरो हो जाता है, वाई हैट ए प्लस बी एक्स, ठीक है। जिसमें से मैं बता रहा हूं बी के ए और बी क्या है। ए को हम रिग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे और बी को हम रिग्रेशन कोफिशिएंट कहेंगे, जस्ट लाइक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे है। तो इसको काउंटिंग अगर किसी ने पढ़ी है तो उसको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। फिक्स्ड और वेरिएबल कहते हैं, जैसे आपने भी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी थी, तो ये वाली फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, ये रिग्रेशन कांस्टेंट है। हाँ जी, क्लियर। अच्छा जी, अब इस ए और बी के लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं। हाँ जी, और बी का फार्मूला होगा, जी क्लियर है, बी इज इक्वल टू दिस है और ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब अभी हम इसमें हम कोई एक चीज ले लेते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई टीवी शो है, रेटिंग है उसकी, और हम नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट कितनी उसकी चलती है, एड्स कितने चलते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो रेटिंग है फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट है, एड्स है, नंबर ऑफ एड्स है। रेटिंग क्या है, फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ एड्स है, ठीक है। कोई प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसके एड्स और उसकी रेटिंग, पर वीक 3 एड चले कि नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है, रेटिंग उसकी थी 0.2,
फिर अगले वीक में उन्होंने ऐड ज्यादा किए, 7 किए, रेटिंग हो गई 0.4। फिर नेक्स्ट वीक में उन्होंने ऐड को और बढ़ा दिया, रेटिंग हो गई 0.9। ठीक है, उसके बाद और ज्यादा इसको इंक्रीज किया, नंबर ऑफ एड 15 किए, रेटिंग हो गई 1.6। जी क्लियर है? जैसे जैसे ये मैं खुद आइडिया हाइपोथेटिकल डाटा ले रहा हूं ना, कि जैसे जैसे ऐड बढ़ाते जा रहे हैं पर वीक ऐड बढ़ाएंगे तो पर वीक रेटिंग भी आ रही है। जब 3 ऐड दिए लोगों ने देखा ही नहीं शो, पता ही नहीं चला। जब बार बार उन्होंने ऐड दिया तो लोगों को पता चला ये भी प्रोग्राम है, देखिए उसको रेटिंग बढ़ गई। जी क्लियर है? अब देखिए इसको मॉडल फिट करना है हमने, ये कर लेते हैं हम। ठीक, हम इसको एक्स कह देते हैं, इसको वाई कह देते हैं, क्योंकि रेटिंग किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ एड्स पे। एड्स बढ़ रहे हैं, रेटिंग भी बढ़ रही है। हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? हमें एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, हमें सम ऑफ एक्स चाहिए, सम ऑफ वाई यहां से निकल आएगा, और एक्स स्क्वायर चाहिए। लेकिन जल्दी से ये कैलकुलेशन करें और इसमें फार्मूले में पुट करे के बी निकालें। एन जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एन इज 5। जल्दी करें जी, कैलकुलेशन करें, सब करेंगे। इसका 36 है, इसका सम भी बता दें। 3। जी ठीक है, अब ये सारा कुछ आप इसमें पुट कर देंगे, समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स वाई, ये कंप्यूट करें जी, इसको कितना बनता है जी? ये आ गया, ए निकालेंगे, वाई बीन के आंसर 10.88 है। सो हमारा मॉडल क्या बन गया? इसको नोट रखिएगा भी, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इधर से ही शुरू करेंगे।